इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया डेली लाइव के बेहद खास कार्यक्रम भारत सर्वोपरि में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। मतलब नए तेवर और नए कलेवर के अंदाज में आप सबके बीच में हम इंडिया डेली लाइव लेकर आए हैं नई खबर और बड़ी खबर के साथ। पहली खबर, अल-फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने एफआईआर दर्ज की है। दो अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई है। धोखाधड़ी और जालसाजी की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ओखला स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी का दौरा किया दिल्ली क्राइम ब्रांच ने और जालसाजी की कई धाराओं में दो अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई है और अल-फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है दिल्ली क्राइम ब्रांच के तरफ से और दो अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई है। धोखाधड़ी जालसाजी की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर दी गई है। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ओखला स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी का दौरा किया दिल्ली क्राइम ब्रांच ने, दो अलग अलग एफआईआर दर्ज कर दी गई है। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी कृष्णा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? कृष्णा, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? तो मैं अपने सहयोगियों से कहूंगा कि कृष्णा को एक बार फिर से संपर्क किया जाए, फिर से उनको जोड़ा जाए। लेकिन बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ओखला स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी का दौरा दिल्ली क्राइम ब्रांच ने किया। आप सबको याद होगा कि बीते 2 से 3 दिन पहले जिस तरीके से दिल्ली के लाल किला पर बम ब्लास्ट हुआ, लाल किले के सामने 500 मीटर के दायरे में ब्लास्ट हुआ और उसके बाद लगभग 12 से 13 लोगों की मौत हुई थी। और इस मामले में इस पूरे बम ब्लास्ट के बाद लगातार आईबी से लेकर जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, एनआईए, आईबी, रॉ, जितनी भी इंटेलिजेंस ब्यूरो हैं, जितनी भी जांच एजेंसी हैं, वो सब इस मामले पर एकजुट हो गई हैं। सब एक तह से लेकर दूसरे तह तक जाने की पूरी कोशिश कर रही हैं और दो अलग अलग एफआईआर दर्ज कर दी गई है। और ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी वही यूनिवर्सिटी है जो तमाम जो डॉक्टर हैं उनका इस यूनिवर्सिटी से, इस विश्वविद्यालय से संपर्क माना जा रहा है और इसीलिए इस यूनिवर्सिटी का नाम सुर्खियों में आया। तो इस खबर पर हमारे सहयोगी कृष्णा हमारे साथ जुड़ गए। कृष्णा, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? मेरी आवाज आ रही है कृष्णा? ठीक है, तो ठीक है कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है आपको? नहीं, ठीक है, शायद नेटवर्क इशू हो रहा है कुछ। लेकिन बड़ी खबर एक बार आपको फिर से बता देते हैं। दो अलग अलग एफआईआर दर्ज कर दी गई है दिल्ली क्राइम ब्रांच की तरफ से। यार ये मामला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, लेकिन जांच जो है वो परत दर परत जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, हर कदम पर एक नई जानकारी सबके सामने निकलकर आ रही है। ये तो बड़ी खबर दिल्ली क्राइम ब्रांच की तरफ से, या फिर कहे कि जो लाल किले के सामने 500 मीटर के दायरे पर जो बम ब्लास्ट हुआ उसको लेकर यह बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। तो रुक करेंगे अगली खबर क्यों। लखीमपुर खीरी के नीमगांव थाना क्षेत्र से गंभीर अपराध की खबर सामने आई। दरअसल एक व्यापारी को घर में घुसकर बदमाशों ने पहले तो बंधक बनाया और उसके बाद तमंचे के बल पर उसकी संपत्ति के साथ लूटपाट की, यानी कि उसकी संपत्ति को लूट लिया। घटना शनिवार रात लगभग 9 बजे हुई, जब व्यापारी अपने घर में बैठा हुआ था। मतलब जानकारी के मुताबिक तो अपराधियों ने पूरी वारदात बेहद योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दी और बाद में वहां से फरार हो गए। पुलिस ने मामले की जानकारी मिलने के बाद तुरंत मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की। प्रारंभिक जांच में आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। पड़ोसियों के बयानों के आधार पर एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन नीमगांव पुलिस थाना क्षेत्र में यह वारदात स्थानीय लोगों के बीच सुरक्षा की चिंता को बढ़ा रहा है। पुलिस ने यह स्पष्ट किया कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सभी संसाधनों का इस्तेमाल किया जाएगा और व्यापारी को न्याय दिलाने के लिए हर संभव क्विक एक्शन लेकर कार्रवाई की जाएगी। तो लखीमपुर खीरी में व्यापारी के साथ लूट की घटना हम आपको बता रहे हैं।
जहां पर तमंचे की नोक पर उसके साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। तो नीमगांव पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में जुट गई है। किस तरह से लखीमपुर खीरी में बदमाशों का जो खौफ है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। लिहाजा प्रशासन का यह खौफ उन बदमाशों के अंदर होना चाहिए जो इस तरह की घटना को अंजाम देने से पहले जरा सा भी नहीं सोच रहे, यानी जो कानून व्यवस्था है उनकी नजर में शून्य है, और इसीलिए इस तरह की घटना हम आप तक लेके आ रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस एक्शन में आ चुकी है और अब इस पूरे घटना की तह तक जाने के लिए पुलिस जांच पड़ताल शुरू कर चुकी है। लेकिन व्यापारी के घर में लूट होना, यानी ये जीरो टॉलरेंस की जो नीति है, जीरो टॉलरेंस का जो एक तबका है और एक तमगा है, दोनों को डेंट पहुंचाने का काम ये अपराधी कर रहे हैं, ये शातिर अपराधी कर रहे हैं। व्यापारी के घर में लूट करना, जब वो अपने घर में विराजमान हो और उसके साथ उसको तमंचे की नोक पर उसके साथ लूटपाट करना, यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बदमाशों ने पहले तो बंधक बनाया और उसके बाद तमंचे के दम पर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। तो इसके बाद हमारे साथ हमारे सहयोगी अरविंद अवस्थी हमारे साथ लखीमपुर से जुड़ गए हैं। अरविंद, ये जो लखीमपुर खीरी में व्यापारी के साथ लूटपाट की घटना की ये जो खबर आई है, क्या कुछ इसमें नई अपडेट है? किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया? कहां तक पुलिस पहुंच पाई? क्या कुछ जानकारी, क्या अपडेट आपके पास इस पूरी घटना को लेकर? जी बिल्कुल सीएम सर, बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से लखीमपुर खीरी में रात को 9 बजे जो कंपनी फर्स्ट मामला सुनने को आया है, क्योंकि जो मेडिकल व्यवसायी था वो अपने घर पे जो है मकान में ही उसका जो है मेडिकल था, मेडिकल में जो है अपना दवा बेचने का काम कर रहा था। उसी दरमियान जो है दो अज्ञात बदमाश आए और उसके दुकान में दवा लेने के बहाने घुसे और घुसने के बाद उसको जो है बंधक बनाया और तमंचे के नोक से उसको ले जाकर उसके घर के ऊपर जो मंजिल दर मकान बना हुआ था सर, तो मकान में ले जाकर के उसको जो है कमरे में बंद किया और एक आदमी घंटे पे तमंचा खड़ा रहा। और उसके बाद जो बेखौफ बदमाश थे, जिनसे पुलिस का भय नहीं था, जिनके अंदर पुलिस का डर नहीं था कि इस तरीके के वारदात को अंजाम दे रहे, अगला मेरा क्या अंजाम होगा, उन्होंने बेहिचक वहां पे जो है रात्रि 9 बजे ही जो है घटना को अंजाम दिया और जो उनके घर पे जेवरात और जो उनका सामान था और 1,50,000। अरविंद, सवाल तो यह है कि लखीमपुर खीरी यानी यूपी में तो कहा जाता है कि जीरो टॉलरेंस है, अपराधियों के अंदर प्रशासन का वो खौफ है और इसलिए अपराधी इस तरह की घटना को अंजाम नहीं देंगे। लेकिन यहां तो रात 9 बजे यानी जब लगभग लोग अपने घर में होते हैं, भोजन करने का समय होता है, उस वक्त पहुंचना और तमंचे की बल पर लूटपाट की घटना को अंजाम देना, क्या यह प्रशासन के आंख में धूल झोंकना या प्रशासन को खुली चुनौती देने जैसा नहीं है? जी बिल्कुल सच यही हालात ही देखने को मिले हैं, क्योंकि अगर बात की जाए कि पुलिस जो है की गश्त की बात होती है, हालांकि गश्त की वहाँ कोई उम्मीदें नहीं की जाएगी। रात्रि 9 बजे तो लोग का जो है जागना होता है, लोग का आना जाना होता है, लेकिन बदमाशों का अगर जो सही बात पूछा जाए तो पुलिस तो चैलेंज दे करके कि आज जो है मैं आपके क्षेत्र में आकर के अपराध करूंगा और जो आपको करना वो करिए। हालांकि इससे पहले भी जो नीमगांव थाना क्षेत्र है वो बहुत चर्चित थाना है, क्योंकि वहाँ पे आए दिन जो है वहाँ की लूट की घटनाएं, चोरी और डकैती की घटनाएं अक्सर होती रहती है। कई बार जो है पुलिस को जो है इस तरीके से बदमाशों ने चुनौती दिया। तो अरविंद, इस घटना को लेकर प्रशासन की तरफ से कोई आधिकारिक बयान, कोई गिरफ्तारी हुई है अभी इस मामले में या अभी पुलिस धरपकड़ में लगी हुई है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो अभी मेरी पुलिस अधीक्षक खीरी जो संकल्प शर्मा उनसे बात करने का प्रयास किया गया था, हालांकि उनका पीआरओ जो है उन्होंने फोन उठाया और उन्होंने कहा कि चाहे मीटिंग में भी मैं बात नहीं करा पाऊंगा, अभी थोड़ी देर में जब बात करेंगे तो बात कराएंगे। और इस मामले में उन्होंने बताया कि हालांकि मुकदमा पंजीकृत हो गया और हमारी क्राइम ब्रांच जो टीम है वो लगातार निगरानी कर रही है। जो पुलिस की थानाध्यक्ष के उसमें 4 टीमें लगाई गई है और जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। हालांकि जो दोषी उनको जो है जल्द गिरफ्तारी करने के बाद जो माल भी बरामद होगा, माल बरामद के बाद जो उनको जेल भेजने का काम किया जाएगा। जी ठीक, अरविंद बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर पूरी जानकारी विस्तार से हमारे साथ साझा करने के लिए। तो बदमाशों ने पहले बंधक बनाया और उसके बाद तमंचे के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया। यह साफ तौर पर दिखाता है कि जो अपराधी हैं वो कितने मनबड़ हो चुके हैं, मनचले हो चुके हैं कि प्रशासन का कोई खौफ नहीं और घटना को अंजाम देने से पहले जरा सा भी सोच नहीं रहे हैं। और रात 9 बजे यानी वो समय होता है ये जब लोग अपने घर में भोजन कर रहे होते हैं, शाम का भोजन कर रहे होते हैं और उस वक्त ये घटना घटती है। तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हरिद्वार से आज सुबह एक बड़ी खबर सामने आई, जहां एसएसपी हरिद्वार के निर्देश पर शहर से लेकर देहात तक व्यापक सत्यापन अभियान चलाया गया। पुलिस टीमों ने अलग अलग क्षेत्रों में जाकर किराएदारों और कामगारों का मौके पर सत्यापन किया, यानी वेरिफिकेशन किया गया। कई ऐसे लोग भी इस दौरान सामने आए जिन्होंने लंबे समय से अपना सत्यापन कराया ही नहीं था। पुलिस ने ऐसे व्यक्तियों पर चालानी कार्रवाई की ताकि भविष्य में कोई भी नियमों की अनदेखी ना करे।
पुलिस का तो यह कहना है कि क्षेत्र की कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए सत्यापन एक बेहद महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इससे संदिग्ध तत्वों की पहचान करने में आसानी होती है और अपराधों पर प्रभावी रोक लगाया जा सकता है, यानी इंपैक्टफुल कार्रवाई किया जा सकता है प्रशासन की तरफ से। इस पूरे प्रोसेस के दौरान हरिद्वार पुलिस ने आम जनता से यह अपील भी की कि यदि किसी ने अभी तक अपना सत्यापन नहीं कराया तो तुरंत नजदीकी थाने में जाकर अपना सत्यापन जरूर करवाएं, ताकि सुरक्षा व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ और मजबूत बनाई जा सके। तो विकासनगर तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत लांगा टिकरी गांव में ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जे का गंभीर मामला सामने आया, जहां पर ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा खसरा नंबर 1399 यानी 1399 में चारागाह और देवता खेड़ा की भूमि पर अवैध निर्माण किया जा रहा। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी देहरादून को शिकायत भेजकर बताया कि व्यक्ति ने खाला पर भी दीवार खड़ी कर दी है, जिससे पानी की निकासी बंद हो चुकी है और अवैध खनन भी किया जा रहा है धड़ल्ले से। वो भी ग्रामीणों का कहना है कि पूर्व में भी तहसील प्रशासन से कई बार इसको लेकर शिकायतें की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके विरोध में आज ग्रामीण एकजुट होकर प्रदर्शन पर उतरे। आरोपित जो व्यक्ति है उसका कहना है कि भूमि में उसका 2 बीघा और जमीन अभी है और प्रशासन से सीमांकन की मांग कर चुका है। ग्रामीणों ने प्रशासन से अवैध अतिक्रमण हटाने की मांग की। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। विकासनगर के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बाबूगढ़ में आज बाल संरक्षण आयोग के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में शिक्षा, पुलिस, स्वास्थ्य सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। कार्यशाला के दौरान बच्चों को बाल श्रम, बाल शोषण, गुड टच, बैड टच, ऑनलाइन अपराध और बच्चों से जुड़े अन्य संवेदनशील विषयों पर विस्तार से जानकारी दी गई। बाल संरक्षण आयोग के अधिकारी ने बताया कि प्रदेश के सभी 13 जिलों में इसी तरह की जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं, ताकि बच्चों को उनके अधिकारों और सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जा सके। उनका कहना है कि बाल संरक्षण तभी संभव हो पाएगा जब बच्चे खुद अपने अधिकारों को समझेंगे और किसी भी संदिग्ध परिस्थिति में समय पर शिकायत करेंगे। बाल अधिकार संरक्षण आयोग की माननीय अध्यक्षा मैम के कुशल मार्गदर्शन में आज विकासनगर में ये बच्चों के संवेदीकरण की कार्यशाला बाल अधिकार संरक्षण के लिए आयोजित की गई। इसमें सभी विभाग, विशेष रूप से जो है शिक्षा विभाग, परिवहन विभाग, पुलिस विभाग और बाल विकास विभाग, आप सबका बहुत ही महती योगदान रहा। और इसमें हमारे बच्चों को साइबर क्राइम, पोक्सो एक्ट, जेजे एक्ट और साथ ही जो बाल श्रम उन्मूलन, नशे से बचाव, इन सब के बारे में बृहद जानकारी दी गई। और इसी प्रकार की कार्यशालाएं पूरे सभी 13 जिलों में अलग अलग स्थानों में समय समय पर आयोजित की जा रही है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग की माननीय अध्यक्षा मैम के कुशल मार्गदर्शन में तो ऋषिकेश से एक चिंताजनक मामला सामने आया। दरअसल जहां चंदेश्वर नगर निवासी राघव झा ने सिविल ड्रेस में आए 3 व्यक्तियों पर खुद को पुलिसकर्मी बताकर बस अड्डा चौकी ले जाने और मारपीट करने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित ने कोतवाली ऋषिकेश में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। राघव झा का कहना है कि वो क्षेत्र में स्थित एसटीपी प्लांट के पास बने नाले से निकल रहे दूषित पानी की समस्या को लेकर लंबे समय से आवाज उठा रहा है और इसी संबंध में वो 13 नवंबर को ढालवाला में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलने जा रहा था। तभी रास्ते में 3 लोग उन्हें रोककर जबरन चौकी ले गए और उनके साथ मारपीट की। किसी तरह वो अस्पताल पहुंचे और मेडिकल कराया। सीओ पूर्णिमा गर्ग ने बताया कि मामला संज्ञान में है और इसकी जांच पड़ताल भी की जा रही है और आरोप सही पाए गए तो बेहद कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो श्रीगंगानगर में पटेल जयंती की राष्ट्रीय पद यात्रा के दौरान उस समय माहौल गर्मा गया जब विधायक जयदीप बिहानी और जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू के बीच पर मंच पर ही तीखी नोकझोंक देखने को मिली। दरअसल जानकारी के मुताबिक कार्यक्रम में जिला कलेक्टर के देर से पहुंचने पर विधायक बिहानी नाराज हो गए और उन्होंने खुलकर आपत्ति। इस बयान के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया और उपस्थित लोग बीच बचाव करने पहुंच गए और कार्यक्रम के दौरान हुई इस बहस को अब स्थानीय प्रशासन और राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय माना जा रहा है। कई लोग इसे गर्म राजनीतिक माहौल का असर बता रहे हैं, जबकि पदयात्रा में शामिल लोग इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना कह रहे हैं।
तो कौशांबी से बड़ी प्रशासनिक खबर आपको बता दें, जहां पर जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर अमित पाल शर्मा ने गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत 3 व्यक्तियों को जिला बदर कर दिया। प्रशासन द्वारा जारी आदेश के मुताबिक अवनीश कुमार पांडे और अभिषेक सिंह उर्फ बबुआ को 3 माह के लिए जिला बदर किया गया, जबकि मोहम्मद कैश को 2 माह के लिए जिले से बाहर रहने का आदेश दिया गया। अधिकारियों का यह कहना है कि इन तीनों व्यक्तियों की गतिविधियां सार्वजनिक शांति और कानून व्यवस्था के लिए बेहद खतरा माना गया। इसके चलते यह कड़ा कदम उठाया गया। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि अपराध और अवांछित गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए आगे भी ऐसे निर्णायक कदम जारी रहेंगे और इस कार्रवाई को लेकर जिले में चर्चा तेज हो गई है और लोग इसे कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में एक सख्त और प्रभावी कदम मान रहे हैं। तो जालौन के उरई स्थित जिला और सत्र न्यायालय में शुक्रवार को हुई महिला वादकारी द्वारा नस काटने की घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। दरअसल शनिवार को एसपी डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने कोर्ट परिसर की बारीकी से निरीक्षण किया और सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों को स्पष्ट और कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बिना मेटल डिटेक्टर जांच किसी भी व्यक्ति को न्यायालय परिसर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। एसपी ने कोर्ट सुरक्षा में लगे अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को सतर्क रहने और हर संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही कोर्ट परिसर में हथियार लाने पर सख्त रोक लगा दिया गया। उन्होंने सीजीएम अभिषेक खरे से मुलाकात कर पूरी घटना की जानकारी ली। घटना के बाद अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया और साफ कहा गया कि सुरक्षा में लापरवाही पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। न्यायालय परिसर में सुरक्षा अब हाई अलर्ट मोड पर है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट द्वारा नवंबर को यातायात माह के रूप में मनाते हुए शहर में सड़क सुरक्षा जीवन सुरक्षा वॉकथॉन 2025 अभियान आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम में गाजियाबाद के जनप्रतिनिधि, पुलिस कमिश्नरेट के वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में नागरिक शामिल हुए। वॉकथॉन के दौरान युवाओं और आम लोगों को यातायात नियमों के पालन का संदेश दिया गया। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सड़क सुरक्षा की बारीकियों को सरल तरीके से लोगों को समझाया गया। अभियान के दौरान जय भारत माता के जयकारों के साथ सड़क सुरक्षा के संकल्प लिए गए। जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने लोगों से सड़क पर नियंत्रित गति बनाए रखने, यानी एक मानक के मुताबिक गाड़ी दौड़ाने, वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियमों का पालन करने और दोपहिया चालकों से अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनने की अपील की गई। यातायात माह के दौरान आम नागरिकों को जागरूक करने के लिए ये जागरूकता अभियान के क्रम में आज वाकाथन कराया गया है, जिसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा जीवन सुरक्षा है। और निश्चित रूप से आप स्वयं देख रहे हैं कि इसमें प्रतिभाग करने वालों में हमारे जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, सेलिब्रिटीज, सांसदगण, विधायकगण, मेयर और आम नागरिक भी बहुत अधिक मात्रा में प्रतिभाग कर रहे हैं। और इससे निश्चित रूप से यातायात नियमों के पालन के प्रति लोगों में संवेदनशीलता बढ़ेगी, नियमों का पालन करेंगे और अपने जीवन को सुरक्षित रखेंगे, अन्य के जीवन को भी सुरक्षित रखेंगे। मैं आप सभी लोगों का भी धन्यवाद करता हूं कि हमारे मीडिया बंधु भी वाकाथन में प्रतिभाग किए हैं। ट्रैफिक के लिए विशेष तौर पे संदेश था कि हम अपनी सुरक्षा भी करें, सड़क सुरक्षा की बात थी, लोगों के जान माल की हानि ना हो, नियमों का पालन करें, हेलमेट लगाएं, अपनी साइड चलें। बहुत प्रेरणादायी रहा, बहुत अच्छा था, सब लोग बड़े उत्साह से शामिल। देखिए, सड़क सुरक्षा जीवन सुरक्षा वॉकथॉन आज गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट द्वारा कराया गया है। ये एक बहुत अच्छा कदम है। इसके द्वारा सभी लोगों को जागरूक करने का काम किया गया है। आज ये एक अच्छा अभियान की शुरुआत हुई है। इसके लिए प्रेस को भी, इसके लिए लोगों को भी, इसके लिए जनप्रतिनिधियों को भी, इसके लिए पुलिस के अधिकारियों को भी और सजग होने की आवश्यकता है। पिछले दिनों एनएच पर जो एक दुर्घटना हुई है जिसमें 3 छोटे बच्चे की डेथ हुई है, वो वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रकार की घटनाएं होती रहती है। इस प्रकार के जागरूकता के साथ ये घटनाएं बंद होंगी, कम होंगी, इसलिए ये जागरूकता अभियान चलाया गया है। यातायात माह के दौरान इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी इंद्रेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। इंद्रेश, जिस तरीके से गाजियाबाद पुलिस ने वॉकथॉन अभियान चलाया, क्या कुछ खास देखने को मिला इस अभियान में और क्या कुछ गाइडलाइन फॉलो करने का आदेश दिया गया, क्या कुछ जानकारी? देखिए, प्रत्येक वर्ष के माह नवंबर में यातायात का अभियान चलाया जाता है, पर इस बार जो है इसकी खासियत इस तरह बड़ी है कि
स्वयं जो है कमिश्नर पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद के साथ साथ यहाँ के जो जनप्रतिनिधिगण हैं वे भी सड़क पर आए और वॉक करते हुए जय भारत माता के नारे लगाते हुए लोगों को सुरक्षा की दृष्टि से एक अपील भी की कि अपनी जो वाहन की जो नियंत्रण गति होती है नियंत्रण करके चले और सदैव दोपहिया वाहन जो है हेलमेट लगा चले और अपनी सुरक्षा और दूसरे लोगों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें। इस पूरे प्रोग्राम का जो कार्यक्रम है इसका नाम दिया गया है सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। जी इंद्रेश, चूंकि ये आपने बताया कि ये हर वर्ष होता है यानी हर साल होता है, कौन कौन से मेहमान इस दौरान इस पूरे अभियान में, इस पूरे जो ये वॉकथॉन अभियान था इसमें कौन कौन से मेहमान पहुंचे हुए थे, यानी कौन कौन से अधिकारी पहुंचे हुए थे और क्या बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई? देखिए बात साफ है। पहले तो मैं बता दूं कि गाजियाबाद के एडिशनल कमिश्नर केशव चौधरी ने लोगों से यह अपील की है कि सड़क पर चलें तो सुरक्षित चलें जिससे कि स्वयं की जान का और दूसरों की जान का जोखिम ना हो। ये पहला संदेश था। तो गाजियाबाद की नगर जो मेयर है सुनीता दयाल वो वहां पहुंची थी। जनप्रतिनिधि सदर विधायक संजीव शर्मा पहुंचे और इन लोगों ने सभी जनप्रतिनिधियों ने एक स्वर में लोगों से यह अपील की कि वे जीवन जो है बहुत ही मूल्यवान होता है, इसलिए सुरक्षित चले और नियंत्रित चले, क्योंकि अभी पिछले दिनों में देखा गया था कि गाजियाबाद के NH-24 पर एक दोपहिया वाहन पर 3 बच्चों की जो दर्दनाक मौत हो गई थी, जिसको लेके विधायक संजीव शर्मा ने दुख भी जताया और कहा लोगों से अपील की कि वह नियंत्रित गति में चलते हुए दोपहिया वाहन पर हेलमेट का सदैव प्रयोग करें और सुरक्षित चले। जी सही। ठीक, इंद्रेश बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो अगली खबर का रुख करेंगे जालौन से। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां किशोरी से गैंगरेप के 3 साल पुराने मामले में अदालत ने 2 दोषियों को आजीवन कारावास का फरमान सुनाया है। जालौन के जिला और सत्र न्यायाधीश के SC/ST कोर्ट ने दोनों आरोपियों पर 62 यानी 62,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। मामला 19 अगस्त 2022 का है, जब दोनों आरोपियों ने किशोरी को बहला फुसला कर एक बाड़े में बंद किया और फिर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। यह वारदात जालौन कोतवाली क्षेत्र में हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में चार्जशीट प्रस्तुत की और लंबे समय से चल रहे इस मामले में आज कोर्ट ने कड़ा फैसला सुनाते हुए दोनों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस फैसले को पीड़ित परिवार ने न्याय की जीत बताया और स्थानीय लोगों ने अदालत के निर्णय का गर्मजोशी से स्वागत किया और इसे समाज में अपराधियों के लिए बड़ा संदेश बताया। तो छत्रपति संभाजीनगर से AIMIM महाराष्ट्र अध्यक्ष और पूर्व सांसद इम्तियाज जलील ने बिहार चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने महागठबंधन और अन्य पार्टियों पर तीखा हमला भी बोला। इम्तियाज जलील ने कहा कि समाजवादी पार्टी बिहार में चुनाव नहीं लड़ रही, लेकिन AIMIM को हराने के लिए उसने अपने मुस्लिम नेताओं को सीमांचल भेज दिया। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस खुद को सेकुलर पार्टी कहती है, लेकिन उसने भी अपने मुस्लिम नेताओं को सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी को रोकने के लिए सीमांचल भेजा। जलील ने सवाल उठाया कि अगर ये पार्टियां वाकई में बीजेपी से लड़ना चाहती हैं और सेकुलर हैं, तो अपने मुस्लिम नेताओं को हिंदू बहुल क्षेत्रों में प्रचार के लिए क्यों नहीं भेजती। इम्तियाज जलील ने कहा कि महागठबंधन का असली मकसद बीजेपी को हराना नहीं बल्कि AIMIM को रोकना था। तो बुलंदशहर से गंभीर ह्यूमन ट्रैफिकिंग मामले में बड़ी सफलता मिली है। दरअसल पुलिस ने गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों जिनका नाम सुनील नाम है और उसका पुत्र सोनू नोएडा में बुलंदशहर की 2 बहनों को बिक्री के लिए ले जाकर उनकी हानि की और जानकारी के मुताबिक उन्होंने एक बहन को 50,000 और दूसरी को 1,10,000 रुपए में बेच दिया। 4 महीने पहले ये लड़कियां परिजनों से रूठकर नोएडा चली गई थी। आरोपियों ने उन्हें बेसहारा समझकर अपने पास रखा और शादी की आड़ में बंधक बना लिया। बुलंदशहर कोतवाली देहात पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों बहनों को सुरक्षित बरामद कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस सहायक अधीक्षक नगर रिजुल ने बताया कि इस कार्रवाई का उद्देश्य ह्यूमन ट्रैफिकिंग की घटना पर सख्त नियंत्रण रखना और अपराधियों को कानून के तहत कड़ी सजा दिलाना है। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।